जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा कैफ 2 का लेक्चर नंबर 7। जी कल हमने स्टार्ट किया था स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम कि टैक्सेबल इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जिस पे टैक्स पेयर ने टैक्स पे करना होता है। नाम से पता चलता है कौन सी इनकम, टैक्सेबल इनकम कौन सी इनकम होती है, वो इनकम जिस पे टैक्स पेयर ने क्या पे करना होता है, टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा कि पर्सन हम पहले डिसाइड करेंगे कि पर्सनल स्टेटस क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करेंगे, अगर रेजिडेंट होगा तो उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, पाकिस्तान सोर्स भी टैक्सेबल होगी और फॉरेन सोर्स भी टैक्सेबल होगी। और अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल हो। ठीक हो गया। फिर हमने इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे। पढ़े थे जी, कितने एक्सेप्शंस थे? 4। कौन कौन से? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, फॉरेन सोर्स सैलरी एंड टैक्स ट्रीटी। जी, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हमने किसको कहा था? जो पाकिस्तान में प्रेजेंट हो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? जॉब की वजह से। उस जॉब की ड्यूरेशन कितनी हो? 3 इयर्स या उससे कम। और वो फॉरेन सोर्स इनकम न तो पाकिस्तान लेके आए ना ही रिसीव, तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी? ऑल्दो के ही आर शी वाज रेजिडेंट, वो रेजिडेंट होंगे लेकिन उनकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी? एग्जैक्ट। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट किसको कहा था? कि रेजिडेंट हो इन करंट ईयर, पिछले 4 सालों में नॉन रेजिडेंट, तो फिर क्या होगा? उसकी करंट और नेक्स्ट फॉलोइंग टैक्स ईयर की फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी? एग्जैक्ट। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो? हाँ है कोई क्वेश्चन? जी, अगला जो हमारा है वो है नंबर 3। एक्सेप्शन क्या था? फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अगला हमारा जो एक्सेप्शन है वो क्या है, उसका पूरा नाम क्या है? फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये टेबल होते जी, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक हो गया। अब ये टॉपिक समझने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हेड्स ऑफ इनकम के ऊपर। किसके ऊपर? हेड्स ऑफ इनकम। तौफीक पानी दो, ठंडा ना हो, हाँ गिलास मिले। जी, किसके ऊपर? हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, हेड्स ऑफ इनकम क्या है? देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम इन टैक्स। एक है इनकम फ्रॉम सैलरी, एक है इनकम फ्रॉम बिजनेस, एक है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी,
एक है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और नंबर 5 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम हम पढ़ेंगे जो आपके कोर्स का हिस्सा है। आओ क्लास आखिर रखिए जी। जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। 1 बाय 1 हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होती है, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज। हम बड़े डिटेल में इनकम टैक्स में सारा है ही हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, हम बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो आपको बात समझाना चाहता हूं, एक तो हमें पता चल गया कि हेड्स ऑफ इनकम कितनी है, 5। आप दुनिया में जहां से भी जितनी भी इनकम अर्न करे, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इनकम मैक्सिमम कितने हेड्स में शो करनी होती है, 5। अगर एक बंदा है और वो एक साल में अरबों रुपए कमाए, लेकिन टैक्स पर्पस के लिए जब वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो उसकी इनकम मैक्सिमम कितने हेड्स में जा सकती है, 5 हेड्स। कितने हेड्स में, 5 हेड्स में। कौन से हेड में कौन सी इनकम जाएगी इसके लिए हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि एक बंदा अरबों रुपए कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, तो इस इनकम में कौन सी इनकम कौन से हेड में जाएगी ये हमें पता चलेगा। वो हम रूल्स पढ़ेंगे कि ये वाली इनकम इस हेड में जाएगी अगर इस तरीके से कमाई जाए, अगर यहां से कमाई जाए सोर्स से हो तो इस हेड में जाएगी। ये हमारा पूरा कोर्स है, हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, उस पर आपने नहीं सोचना। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि एक बंदा है और उसके 5 हेड्स में से इनकम है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी सिर्फ 1 हेड ऑफ इनकम हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनकी 2 हेड्स ऑफ इनकम हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं 3 हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं 4 और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि 5 हो। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5, मिनिमम 1। समझ में आ रही बात? तो ये लाजमी नहीं है कि 5 हेड्स में हर बंदे की 5 हेड्स में इनकम होती है। किसी बंदे की 1 हेड में फॉल करेगी, किसी की 2 में, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक ऐसा पर्सन है जो 5 हेड्स में से उसकी इनकम आ रही है। फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी में से 100 इनकम आ रही थी, 100 रुपीज, बिजनेस में से 500, प्रॉपर्टी में से 50, कैपिटल गेन्स में से 50, अदर सोर्सेज में से 10। टोटल कितनी हुई, 10 710 रुपये। इसको हम क्या कहेंगे, टैक्सेबल। क्या कहेंगे, टैक्सेबल इनकम, हेड्स ऑफ इनकम। अब किसी बंदे की मैं एक और एग्जांपल, अब एक बंदा है वो सिर्फ सैलरी कमा रहा है। क्या कमा रहा है, सैलरी, बिजनेस नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, कैपिटल गेन्स नहीं है, अदर सोर्सेज नहीं है, तो उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो। ये बात समझ आ गई कि हेड्स ऑफ इनकम जब हम आपस में उन सब की इनकम ऐड करते हैं तो इन टोटल जो अमाउंट आती है उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सेबल। क्या कहते हैं, टैक्सेबल। समझ में आ रही बात, यहां तक बात क्लियर है? ये मैंने समझाना था, समझ आ गई। अब इसको मैं यहाँ पे लिंक करने लगा हूं, जो कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं वो इसके साथ रिलेटेड। पहले केस में बंदे की इनकम कितनी थी, 750। कौन सी इनकम, टैक्सेबल इनकम। अगर आपसे पूछे टैक्सेबल इनकम कितनी है तो आपका जवाब क्या होगा, 710। अगर आपसे पूछे कि इस पर्सन, ये एसी चला दो, अगर आपसे पूछे कि इस पर्सन की इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, फिर आप क्या कितना बताओ, 100। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितने, 10। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है, 5। समझ आ गई? इंडिविजुअल हेड की इनकम आपने इंडिविजुअली बतानी पड़ती है, और जब सारे हेड्स की इनकम हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाती है, टैक्सेबल। क्या जाती है, टैक्सेबल। अब जो हमने 2 एक्सेप्शंस पढ़े थे पहले, उसको थोड़ा सा देख लें।
उसमें क्या लिखा था कि उसकी कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होगी फॉरेन सोर्स? वर्ड क्या यूज किया? फॉरेन सोर्स कौन सी एग्जेम्प्ट होगी? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स क्या लिखा था? कौन सी इनकम? फॉरेन सोर्स इनकम नहीं लिखे, देखे ना, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की क्या लिखा हुआ है? फॉरेन सोर्स इनकम। क्या लिखा हुआ है? फॉरेन सोर्स इनकम। क्या लिखा हुआ है? फॉरेन सोर्स इनकम। किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की। फॉर एग्जांपल ये इनकम फ्रॉम सैलरी कौन सी है? बिजनेस कौन सा है? कैपिटल गेन्स कौन सा है? अगर ये बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बन जाए तो उसकी कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं हो? 710 रुपीज। कौन से पे टैक्स नहीं होगा? 710 रुपीज। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट क्या लिखा था? कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट हो? फॉरेन सोर्स इनकम। हेड नहीं बताया, वर्ड क्या यूज किया है? फॉरेन सोर्स इनकम। फॉरेन सोर्स इनकम का मतलब यह है फॉरेन सोर्स टैक्सेबल इनकम। कौन सी इनकम? टैक्सेबल इनकम। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होगी? ये या ये 710। दोनों की कौन सी एग्जेम्प्ट होगी? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की भी ये एग्जेम्प्ट होगी और फॉरेन सोर्स, वो जिस भी सोर्स से इनकम कमा ले फॉरेन सोर्स होनी चाहिए किसी भी हिट से, वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब ये वाला प्रोविजन पढ़े। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? फॉरेन सोर्स सेल। अगर इस बंदे की फॉरेन सोर्स बिजनेस है, क्या वो एग्जेम्प्ट होगी? अदर सोर्सेज एग्जेम्प्ट होंगे, कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट होंगे, प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट होगी। सिर्फ और सिर्फ कौन सी एग्जेम्प्ट होगी? ये 100 रुपए पे टैक्स नहीं होगा, बाकी 610 रुपए पे टैक्स देगा अगर उसकी होती है बाकी इनकम। जो मैं बात समझाना चाह रहा था समझ आ गई? जब वो इनकम का वर्ड यूज करेगा तो फॉरेन सोर्स किसी भी हिट से उसने इनकम अर्न की हो उस पे टैक्स नहीं होगा। लेकिन यहां पे उसने स्पेसिफिकली क्या बता दिया भाई? क्या बता दिया? हेड बता दिया। कौन सा हेड? सैलरी। कि अगर फॉरेन सोर्स सैलरी होगी तो इस प्रोविजन में सिर्फ फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट होगी, फॉरेन सोर्स बिजनेस एग्जेम्प्ट नहीं होगा, फॉरेन सोर्स प्रॉपर्टी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी, फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, फॉरेन सोर्स अदर सोर्सेज एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होगी? सैलरी। और अगर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो फिर कौन सी एग्जेम्प्ट होगी? फिर फॉरेन सोर्स जो भी हो सारी की सारी एग्जेम्प्ट होगी किसी भी हेड से। अगर रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट हो, फॉरेन सोर्स किसी भी हेड से हो, क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। यहां पे कौन सी एग्जेम्प्ट होगी? सिर्फ और सिर्फ क्या चीज? फॉरेन सोर्स से एक ही हेड। अगर इस बंदे की फॉरेन सोर्स बिजनेस हो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, वो क्या होगी? टैक्सेबल होगी। फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन्स हो वो क्या होगी? टैक्सेबल। फॉरेन सोर्स अदर इनकम हो वो क्या होगी? टैक्सेबल। फॉरेन सोर्स प्रॉपर्टी इनकम हो वो क्या होगी? टैक्सेबल। बात समझ आ गई भाई? आ गई क्या नहीं? जी। फॉरेन सोर्स सैलरी कब एग्जेम्प्ट होगी? दो कंडीशंस। कह रहे हैं कब?
जब कभी कोई पर्सन फॉरेन में काम करे, जॉब करे और उससे इनकम अर्न करे और उसकी इनकम कौन से हेड में फॉल कर रही हो? सैलरी में। कौन सी इनकम हो? सैलरी इनकम। अभी हमें पता नहीं है सैलरी क्या होती है, आपने सिर्फ याद रखना है उसकी इनकम कौन से हेड में फॉल कर रही हो? सैलरी। और उस पे जितना टैक्स बनता है, जैसे कल यहाँ पे एक बच्ची ने पूछा था, आपने पूछा था मेरे ख्याल, उस पे जितना टैक्स बनता हो उस कंट्री के रिलेवेंट अथॉरिटी को अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स पे कर। जैसे हमारे पाकिस्तान में रिलेवेंट अथॉरिटी कौन है? FBI। वो वहां के रिलेवेंट अथॉरिटी को अपनी सैलरी पे टैक्स पे कर चुका हो। क्या कर चुका हो? टैक्स पे कर चुका। फॉर एग्जांपल एक बंदा जॉब कर रहा है UAE में और उसकी सैलरी है, ठीक है, वो क्या कमाता है वहां से? सैलरी इनकम, और इस पे टैक्स पे कर दे। किसको पे कर दे? UAE का जो टैक्स डिपार्टमेंट है उस पे वहां टैक्स पे कर दे। तो लॉ कहता है ये बंदा जब पाकिस्तान आएगा और क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? रेजिडेंट बनेगा, तो इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी? टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर उसने क्या किया हो? टैक्स पे किया हो। इसको? उस कंट्री के रिलेवेंट अथॉरिटीज। मतलब हम दोबारा, ये सिर्फ सैलरी के लिए है, बिल्कुल मैं यही बात समझाना चाह रहा था। अगर वहां पे वो बिजनेस इनकम अर्न करे ना और बिजनेस इनकम पे UAE में टैक्स पे कर दे और पाकिस्तान आ जाए तो उसकी बिजनेस इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी। उसकी बिजनेस इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रोविजन किसके लिए है? सैलरी के लिए। किसके लिए है? सैलरी के लिए। आप परेशान हो रहे? टैक्स पढ़ा है आपने पहले? हाँ, इसलिए आप परेशान हो रहे। मैं पूरी बात नहीं बता रहा ना, समझ में आ रही बात? आपको पता ही नहीं है, जो मैंने कहा ये समझ आ गई है। वो बच्ची परेशान हो रही है कि सर इधर तो कुछ और होता है, लेकिन मुझ में ये हिम्मत है, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। मेरा भी दिल करता है मैं बोल, ठीक है, लेकिन मैंने अब भी नहीं बोलनी वो बात। मैं सुबह कसम उठा के आया हूँ, कसम खाई है मैंने कि ये बात मैंने आज नहीं करनी है, मैं करूँगा इंशाल्लाह। कि फिर हम क्या करेंगे, अगर कोई और इनकम हो और उस पर हम उस कंट्री में टैक्स दे दे और पाकिस्तान आ जाए तो यहाँ पे टैक्सेबल होगी। सिंपल, ये बात कंफर्म है कि यहाँ पे क्या होगी? टैक्स। हाँ, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, रियायत मिल जाती है उसको। टैक्स अमाउंट में क्या मिल जाती है? रियायत मिल जाती है। वो हम इंशाल्लाह, इसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है, हम पढ़ेंगे वो रियायत कैसे मिलती है। मैंने कल भी बताया था, चैप्टर नंबर 10 जो हमारा टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर है, ये उधर हम पढ़ेंगे। लेकिन सैलरी के लिए क्या प्रोविजन है? अगर सैलरी पे, फॉरेन सोर्स सैलरी पे, फॉरेन कंट्री पे में टैक्स पे कर दिया तो पाकिस्तान में वो सैलरी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये भी लिख ले साथ, क्या हो जाएगी? टोटली एग्जेम्प्ट। इस पे दोबारा टैक्स नहीं होगा पाकिस्तान। जिस भी टैक्स ईयर में उसने फॉरेन सोर्स सैलरी पे टैक्स पे किया और वो आके क्या बन जाए, तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा मतलब इसका, यहाँ से अनवर्ड, ये सेम ही बात है। एम्प्लॉयर हैज डिडक्टेड, ये जॉब किसके साथ करेगा? जो सैलरी उसको देगा वो कौन होगा? एम्प्लॉयर। कहता है एम्प्लॉयर इसका टैक्स इसकी जगह उस डिपार्टमेंट को पे कर दे। ऐसी बात है कि मेरे घर का बिजली का बिल लो, ठीक है, और मैं खुद जाके बैंक में वो जमा कर दूं तो मेरा बिल जमा हो गया। हाँ, अगले मंथ का बिल मेरा है और मैं अपने छोटे भाई को दे दूं, साथ में पैसे दे दूं कि जाके जमा कर, बिल जमा हो गया कि? ये वही वाली बात कि वो खुद पे ना करे, उसकी जगह कौन पे करे? वो खुद नहीं जाए बैंक में, जो बिल का मैं मिसाल दे रहा हूं, इसकी जगह कौन चला जाए? इसका एम्प्लॉय, कि जनाब ये मेरा फ्ला एम्प्लॉय है, उसने इतनी सैलरी इनकम कमाई है, इतना टैक्स बनता है, ये ले लो पकड़। होता नहीं है। मैं इधर एक स्टूडेंट को अपना बिल दे दूं, बिजली का बिल दे दूं कि जाके यार ये बैंक में जमा करा दो, क्या जमा हो जाएगा कि नहीं? सेम उसी तरह का काम।
कि एम्प्लॉय खुद नहीं जाते, एम्प्लॉय की जगह कौन चला जाता है? एम्प्लॉयर, और उसका टैक्स क्या कर देता है? पे कर देता है कि ये मेरा एम्प्लॉय का टैक्स है। पे किसने किया? एम्प्लॉय ने। किसने? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की सैलरी से, देखे ना, एम्प्लॉय की सैलरी थी, दो तरीके होते हैं। एम्प्लॉय की सैलरी थी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए। कितनी थी पर मंथ? कितनी थी? 1 लाख। तो 12 महीने पूरे साल की कितनी हो गई? 12 लाख। हाँ जी, 12 लाख हो गई पूरे साल की। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, इस पे टैक्स कितना बनता है? फॉर एग्जांपल इस पे टैक्स बनता है 24,000। पूरे साल 12 लाख रुपए पे कितना टैक्स बनता है? 24,000। या तो ये बंदा 12 लाख रुपए रिसीव करे, एम्प्लॉय का नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स क्या करे? 12 लाख टोटल क्या करे? रिसीव करे। कितने रिसीव किए टोटल? डिपार्टमेंट को कितना टैक्स पे करेगा? तो कहां से पे करेगा? पैसे पे करेगा ना। टैक्स किस में पे करते हैं? अमाउंट होती है ना, रुपीज में पे करेगा ना। तो उसने जो कमाई की उसमें से पे करेगा ना। टैक्स के पैसे कहीं और से तो नहीं आएंगे, जो उसके जेब में पड़े होंगे वहां से निकालेगा ना। तो कितने निकाले? तो कितने बचे इसके पास? अब इसके जेब में कितनी, पॉकेट में कितने पैसे बचे? हाँ 11,76,000। हाँ 11,76,000। दूसरा तरीका क्या? एम्प्लॉयर ने कहा जनाब आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी कितनी थी? 1 लाख पर मंथ। एम्प्लॉयर ने कहा यार आप ऐसा करो, आपका हर महीने टैक्स मैं आपसे डिडक्ट कर दिया करूंगा और आपका टैक्स मैं जमा कर दिया करूंगा। एम्प्लॉय ने कहा मेरा टैक्स कितना बनता है? कहते पूरे साल का 24,000। तो पर मंथ कितना बना? 2,000। तो एम्प्लॉयर हर महीने एम्प्लॉय को जो पेमेंट करता है वो कितनी करता है? पेमेंट कितनी करता है? 98,000। और जो टैक्स है वो अपने पास क्या कर लेता है भाई? क्या कर लेता है? विदहोल्ड कर लेता है। विदहोल्ड कर लेता है कितनी? और ये किसको पे कर देता है? पे टू टैक्स डिपार्टमेंट। किसको पे कर देता है? टैक्स डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय को हर महीने कितनी सैलरी मिल रही है? मल्टीप्लाई बाई 12 करें। बात सेम है ना। खुद से जमा कर दे फिर भी उसके पास कितने पैसे बच जाएंगे? 11,76,000। उसको एम्प्लॉयर नेट ऑफ टैक्स सैलरी दे दे के ये लो 98,000, 2,000 आपका टैक्स है, ये मैं डिपार्टमेंट को पे करूं। लोग कहता है दोनों तरीकों से अगर वो टैक्स पे करेगा, मकसद क्या है? उस कंट्री के टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स पहुंचना चाहिए। ये खुद पे करे या इसकी जगह इसका एम्प्लॉयर पे करे, मकसद क्या है? उस कंट्री के टैक्स डिपार्टमेंट को क्या पहुंचना चाहिए? टैक्स पहुंचना। मिल गया है ना? समझ में आ रही बात? तो इस बंदे की पाकिस्तान में जब आएगा और रेजिडेंट बनेगा तो उस साल की फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में क्या हो जाएगी? टैक्स से एग्जेम्प्ट। जी नोट करें, शाबाश, नोट करें। जिस ईयर में हम एक टैक्स ईयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? टैक्स ईयर। आपसे रिक्वायरमेंट क्या होगी? टैक्स ईयर की होगी। जिस टैक्स ईयर में ये काम करेगा तो उसको उसकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी। जिस टैक्स ईयर में ये काम नहीं करेगा उस टैक्स ईयर की इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी। फिर हमने पढ़ा कि रेजिडेंट की वर्ल्ड वाइड इनकम क्या होती है? टैक्सेबल। फॉरेन सोर्स शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो तो एग्जेम्प्ट होगी, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट हो तो एग्जेम्प्ट होगी। थर्ड, फॉरेन सोर्स सैलरी पे फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर चुका हो तो एग्जेम्प्ट होगी। क्लियर?
भाई क्लियर है कि नहीं जी। दूसरा कंडीशन है यहाँ पे, ये कौन सा था? पहला, नोट कर लिया? हाँ जी। दूसरा कंडीशन, उधर जगह नहीं है मेरे पास में यार, इसी का दूसरा। एक तो इस केस में फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट होगी। दूसरा जो है वो इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि जो टैक्स पेयर है, जो पाकिस्तान आके क्या बना था? रेजिडेंट बना था, ये क्या करे? सॉरी, क्या करे? पाकिस्तान आ जाए, रेजिडेंट बन जाए, फॉरेन सोर्स सैलरी पे फॉरेन में टैक्स भी पे नहीं किया, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन, दोनों साइमल्टेनियसली मीट नहीं, वो बात उधर खत्म हो गई, वो समझ आ गई ना, बस उसको छोड़ दे। अब इधर आ जाए, कोई बंदा पाकिस्तान में आया, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टैक्स ईयर 2020 आपको डेटा गिवन है, आपको कह रहे हैं जनाब एक बंदा है वो पाकिस्तान आया जुलाई 19 में, पूरा साल पाकिस्तान में रहा, ठीक है, तो क्या बन गया भाई? क्या बन गया? रेजिडेंट। आपको कहता है उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी है इस साल की 80 लाख रुपए। कितनी है? पूरे साल की फॉरेन सोर्स सैलरी कितनी है? 80 लाख। कहता है नो टैक्स वाज पेड इन दैट कंट्री। फॉरेन कंट्री में इसने सैलरी के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं किया, लेकिन आपको कहता है ही लीव पाकिस्तान on 29th of June 2020 and was in foreign country on 30th June 2020। साल के आखिरी दिन वो कहाँ पे था? पाकिस्तान में नहीं था, पाकिस्तान छोड़ के चला गया। लॉ कहता है ये इसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है ये क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सिर्फ पूरा साल गुजारे, 364 डेज पाकिस्तान में गुजारे, सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले दिन पाकिस्तान से बाहर चला जाए? 30 जून को आखिरी दिन। अफगानिस्तान चला जाए 1 जुलाई को फिर आ जाए। सिर्फ लास्ट डे पे पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। लास्ट डे कौन सा बनता है टैक्स ईयर पे? 1 जुलाई कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट टैक्स ईयर 2021 स्टार्ट हो जाएगा। कहता है सिर्फ और सिर्फ 30 जून को पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए वो बंदा। अगर ये काम कर ले तो उस साल की उसकी जितनी भी फॉरेन सोर्स सैलरी होगी वो पाकिस्तान में क्या हो जाएगी? टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। समझ आ गई बात भाई? कौन से दिन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में? साल के आखिरी दिन। आखिरी दिन कौन सा बनता है? 30 जून 2020। हमारे एग्जांपल में कौन सा बनता है? 30 जून 2020। आल दो कि उसने फॉरेन कंट्री में टैक्स भी पे नहीं किया, फिर भी उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ किस इनकम की बात कर रहा हूं भाई? किसकी? सैलरी की। कौन सा प्रोविजन पड़ा है? अगर बाकी इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी, वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ कौन सी एग्जेम्प्ट हो जाएगी? सैलरी, फॉरेन सोर्स सैलरी। कौन सी? फॉरेन सोर्स। वही तो, ये फॉरेन ही मैं बता रहा हूं बच्चे, मैंने पाकिस्तान की बात तो की नहीं है। क्या लिखा हुआ? पाकिस्तानी इनकम तो है ही नहीं, मैंने मेंशन ही नहीं की। पूरे साल इसका भी टैक्स क्योंकि इससे पाकिस्तान में तो आया नहीं और बाहर से तो आना था, और आपको इतनी तरह तो पूरे साल इसका भी टैक्स नहीं। आपने कल वाला लेक्चर घर जाके रिवाइज किया था? द आंसर इज नो। मैं बता देता हूँ कल हमने क्या पढ़ा था। ये क्या है? रेजिडेंट होगा तो उसकी कौन सी इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी? दोनों। तो ये टैक्सेबल है कि नहीं? वो क्या है?
रेजिडेंट, वो ये टैक्सेबल है कि नहीं? है ना, फॉरेन सोर्स रेजिडेंट है ना, तो उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। अगर इसको वो एग्जेम्प्ट करना चाहता है तो वो क्या करे, इसके लिए आखिरी दिन पाकिस्तान छोड़ के चला जाए। आखिरी दिन पाकिस्तान, अगर 30 जून को ये पाकिस्तान में हुआ, इस पे ये टैक्स दे 80 लाख रुपए, बेशक पाकिस्तान से 1 रुपए भी ना कमाए। कमाई से सोर्स ऑफ इनकम, सोर्सेस कल हमने पढ़े थे, पाकिस्तान और फॉरेन, इसका टैक्स के साथ कोई काम है ही नहीं। टैक्स का काम किन 2 चीजों के साथ है, रेजिडेंट या फिर नॉन। ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस हमने फाइंड किया था ना, टैक्स का सारा काम इसी के साथ है कि रेजिडेंट होगा तो वर्ल्ड वाइड, नॉन रेजिडेंट होगा तो सिर्फ पाकिस्तान सोर्स। हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े जिसमें रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स क्या हो जाती है, एग्जेम। ये 3rd एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं उसका, ये इसी का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि वो फॉरेन सोर्स सैलरी पे टैक्स पे कर दे। दूसरा पार्ट क्या है, हाँ आप लेट आई हो ना, ये आपको चीजें समझ नहीं आई हो, हाँ इस वजह से जी। आप वीडियो लेक्चर देख ले 5-10 मिनट, मैंने ये चीज पहले इन लोगों का वो क्या कहते हैं, वो एक बनाया था ना, बैकग्राउंड बनाया था, फिर उसके बेस पे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, ग्लास मिले, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये वीडियो लेक्चर आज सुनेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आप वो कंफ्यूज हो गई हो कि मैं बात कर रहा हूँ, खैर है कोई नहीं। आप लोगों को समझ आ गई, हाँ सबको जी? कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछे जी। हाँ हाँ, तो इंडिविजुअल कंपनी की सैलरी नहीं होती, एओपी की सैलरी नहीं होती, हाँ? तो सिर्फ सैलरी की हम बात कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ना अली, एओपी की और कंपनी की सैलरी इनकम होती नहीं है। सैलरी इनकम सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है, इंडिविजुअल जी। फॉरेन कंट्री में कोई टैक्स पे नहीं किया, वो 29 को चला गया, तो इसमें ये भी एग्जाम्प्ट हो गया उसके, तो उसने पूरा साल कोई टैक्स नहीं किया, तो ये तो टैक्स इवेजन ना होगा। नहीं, आप ये टैक्स इवेजन नहीं है ना, ये तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का रूल है, ये तो उन्होंने खुद बनाया है। हाँ वो तो जो है ना, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको कुछ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रूल्स जो है ना पसंद आएंगे और कुछ पसंद नहीं आएंगे। आप लोगों ने मुझे ब्लेम नहीं करना, ठीक है, सही है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, टैक्स ऑर्डिनेंस की क्या कर रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन। क्या कर रहा हूँ, रूल अच्छा बना है या खराब, यकीन करें मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मैं नहीं बैठा था जब ये रूल्स बन रहे थे ना, तब मैं उनके साथ नहीं था, तो आपने मुझे तो बिल्कुल ब्लेम नहीं करना। मैं अपने आप से, देखें लॉ में कभी भी कोई टीचर खुद से कोई बात नहीं कर सकता, न कोई चीज ऐड। हाँ कुछ जगहों पे ऑर्डिनेंस साइलेंट होता है, ठीक है, तो वो फिर मैं आपसे मशवरा करूंगा कि बताओ अब आपको कौन सा पसंद है, जो आपको पसंद होगा वो हमारा रूल है। जहां पे ऑर्डिनेंस साइलेंट होता है ना, तो फिर हमारी मर्जी होती है, वो हमें इस बात पे फेल नहीं कर सकता, वो हमारे साथ इस पे रीजनिंग नहीं कर सकता कि जनाब आपने ऐसा क्यों कहा। हम जवाब दे सकते हैं कि हमने इसलिए ऐसा कहा कि ऑर्डिनेंस में नहीं लिखा था, बस हमारी मर्जी, हमें ये ठीक लगा। फिर हम किस पे जाते हैं, एजम्पशंस पे। किस पे जाते हैं, एजम्पशन। वो एजम्पशंस हम बैकग्राउंड उसका भी बनाएंगे, हम सोचेंगे कि जनाब हम हमारे ख्याल में इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, तो फिर हम उसको फॉलो करेंगे। उधर मैं आपको बताऊंगा कि इधर ऑर्डिनेंस साइलेंट है, उसने कुछ नहीं बताया, फिर हमारी मर्जी। ये मैं वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूं, ये वाली बात मैं अक्सर पहली या दूसरी क्लास में करता हूं, ठीक है, लेकिन ये बच्ची ने अभी क्वेश्चन पूछा कि सर ये तो टैक्स पे ही नहीं कर रहा, तो इनको बुरा लगा। सही सच्ची पाकिस्तानी है ना, कहता कि मेरे मुल्क का नुकसान हो रहा है, ऐसे हो तो रहा है ना, मैं मानता हूं इस रूल के साथ खजाने का तो नुकसान हो रहा है ना, कि ये बंदा ना फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर रहा है, इधर आके पूरे साल रहा, ठीक है, हमारे फैसिलिटीज भी यूज किए, मेट्रो में भी घूमा फिरा, मरी भी चला गया, ठीक है, उधर चेयर लिफ्ट में भी बैठा, हाँ, और सारे मजे लिए और टैक्स नहीं दिया, ऐसे चला गया। तो ये रूल किसने बनाया,
अच्छा, ये जो रूल बनाते हैं ये तो सारे सियासतदान हमारे माशाल्लाह, ठीक है। तो ये उन्होंने अपने लिए बनाया। उन्होंने, आपने देखा होगा ये जो नाअहल हुआ था नवाज शरीफ, तो उसमें एक मेजर रीजन ये भी था ना कि किसी फॉरेन कंट्री के कंपनी में ये मुलाजिम था। ये भी एक रीजन थी उसमें, पनामा के साथ साथ ये भी एक रीजन थी, ख्वाजा आसिफ का भी था। इनके बाहर कारोबार होते। अब UAE जो था ना ये टैक्स फ्री जोन था, अब टैक्स इंप्लीमेंट होना शुरू हो गई, तो उधर से इनकी इनकम अर्न होती थी, ये सारा साल इधर होते थे, रेजिडेंट होते थे। समझ में आ रही बात? तो आखिरी दिन आप इनका हिस्ट्री आप चेक कर ले, ये जून के आखिरी दिनों में मुल्क से बाहर चले जाते। ये तो तरीका नहीं है ना, ये तो उन्होंने खुद बताया, ये तो ऑर्डिनेंस ने खुद बताया ये तरीका। हमारे पास तो वो तरीके हैं जो इन्होंने नहीं बताए। ये तो इन्होंने खुद बताया है ना, ये तो बचने का तरीका उन्होंने खुद बताया। इसके आपने पैसे दे दिए, ये मैंने बता दिए। इसकी फीस आपने पे की है, तो ये मैंने बता दिए। आप मुल्क से नहीं भी जाएंगे फिर भी मैं आपकी टैक्स बचा दूंगा। इतने तरीके, ठीक है। तो वो, लेकिन उसके मैंने कल भी बोला था एक्स्ट्रा पैसे हूँ। ये तो आप लोगों ने फीस पे की है इस चीज के लिए, तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ऑर्डिनेंस में जो लिखा है वो तो मैं बताऊंगा। क्लियर हो गया ये बात? ये बात क्लियर है जी। अगला क्या है? नंबर 4 एक्सेप्शन क्या था? टैक्स ट्रीटी। ये रेस कर किसी भी फॉरेन कंट्री जा सकते हैं जिससे इनकम अर्न कर रहे हैं। किसी भी फॉरेन कंट्री जा सकते हैं जिससे नहीं किसी में, अफगानिस्तान में नहीं था एग्जांपल में, साथ ही है ना, बाई रोड भी जा सकते हैं आप। हाँ, आपने कभी जाना हो मुझसे कांटेक्ट करने में ले गारंटी नहीं है, वापसी हो सकती है लेकिन गारंटी मेरी नहीं है जी। छुट्टियों पे आया है ना, उधर जॉब कर रहा है, हाँ परमानेंट एम्प्लॉय। ये तो मैंने एग्जांपल दे दी कि पूरा साल वो रहा। अक्सर लोग परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उनके साल में हर जगह पे आप जॉब करेंगे तो हर साल में आपको एक नंबर ऑफ डेज जो है वो पेड जो है ना लीव्स होती है आपकी, कि आप छुट्टियां करें अपनी मर्जी से, ठीक है, और आपको तनख्वाह मिलेगी। ऐसे हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो बेचारे इतने दूर गए होते हैं, तो वो कहते हैं यार हम जो है ना इकट्ठे टाइम गुजार लेते हैं, वो 2 साल 3 साल 4 साल गुजार लेते हैं इकट्ठे, फिर वो कंपनी में अप्लाई कर लेते हैं कि जनाब मेरी पिछले 3-4 सालों की छुट्टियां, फॉर एग्जांपल साल में 50 छुट्टियां हैं या 30 छुट्टियां हैं या 40 छुट्टियां हैं, ठीक है। अब जब वो ऐड हो जाते हैं तो उनसे 6-7 महीने बन जाते हैं, वो पाकिस्तान आ जाते हैं, 6-7 महीने गुजार के वो रेजिडेंट बन जाते हैं और सैलरी उनको वहां पे मिल रही होती है, क्योंकि वो तो पेड लीव्स पे आया है ना पाकिस्तान। तो ये उस केस में होता है। समझ में आ रही बात? ये सिर्फ सैलरी के लिए है, ये बिजनेस प्रॉपर्टी उनके लिए नहीं है। ये थर्ड क्या, लास्ट क्या है? टैक्स ट्रीटी। नंबर 4 एक्सेप्शन क्या है? टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी इज अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट। ये क्या है? अ टाइप ऑफ। अच्छा, इसमें ये बात याद रखना कि इस रूल नंबर 2 के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं इसका। इसके 2 रूल्स है। फॉरेन सोर्स सैलरी 2 कंडीशंस में एग्जेम्प्ट होती है, नंबर 1, नंबर 2। दोनों में कोई एक मीट करेगा फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, दोनों साइमल्टेनियसली मीट करना जरूरी नहीं जी। टैक्स ट्रीटी, टैक्स ट्रीटी किस चीज का नाम है? एग्रीमेंट। ये बिटवीन द स्टेट्स होती है, 2 कंट्रीज के दरमियान कभी एग्रीमेंट हो जाए। क्या हो जाए? एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट की कोई भी शेप हो सकती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और यूके गवर्नमेंट के दरमियान, यूके दोनों स्टेट्स के दरमियान एग्रीमेंट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या कहे कि जनाब पाकिस्तान में जो यूके के क्या है
सिटीजन्स। वो टैक्स पे करेंगे किसको? पाकिस्तान गवर्नमेंट। किसको पे करेंगे? पाकिस्तान गवर्नमेंट। और यूके में जो कौन से सिटीजन्स हैं? पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, वो टैक्स पे करेंगे किनको? यूके गवर्नमेंट। ठीक है, जब कभी ये यूके वाले कहां पे आएंगे? अपने मुल्क वापस आएंगे। पाकिस्तानी सिटीजन्स कहां पे आएंगे भाई? कहां पे आएंगे? पाकिस्तान। और पाकिस्तान आके क्या बन जाएंगे? तो यूके गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट में लिखवाया था कि आप पाकिस्तान में इनसे दोबारा टैक्स चार्ज नहीं करोगे। कौन सी वाली इनकम पे? फॉरेन वाली। इसी तरह यूके ने कहा कि आपके कंट्री में जो हमारे सिटीजन्स हैं जो आपको टैक्स दे रहे हैं, वो कभी हमारे अपने मुल्क वापस आएंगे तो उनसे हम पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स, जो उनके लिए फॉरेन बन रही है ना, समझ में आ रही बात? तो अगर टैक्स ट्रीटी इस शेप में हो, इसकी कोई भी शेप हो सकती है, ये दो कंट्रीज के दरमियान एग्रीमेंट है, जो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लेकिन जो मैंने स्पेसिफिकली ये वाला बता दिया, इसमें भी रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है। लाजमी नहीं है कि ये हो, मैं कह रहा हूं अगर टैक्स ट्रीटी में ये टर्म्स एंड कंडीशंस हो तो फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। टैक्स ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है एग्जेम्प्ट ना कर दे, तो फिर ये हमारे एक्सेप्शंस में नहीं आएगा। तब अगर इस तरह का हो तो फिर हमारे एक्सेप्शंस में, मतलब टैक्स ट्रीटी के थ्रू रेजिडेंट पर्सन्स की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो सकती है। मतलब ये है, समझ में आ रही बात? कौन से टैक्स ट्रीटी? अगर टैक्स ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस ये वाले, अगर इससे डिफरेंट हो फिर टैक्स ट्रीटी के थ्रू एग्जेम्प्ट नहीं हो सकती। क्लियर है जी? नोट्स दिखाएं मुझे, नोट करें शाम, पहले नोट करें फिर मुझे नोट्स दे दें। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है? चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? ये वाला टॉपिक प्लीज घर जाके ना आपने सही तरह से रिवाइज करना है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन सारे इनकम टैक्स में है, ठीक है? तो हर जगह पे फिर मैं इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ नाम लूंगा कि याद है उधर ये पढ़ा था, और आप कहोगे जी, जैसे जितनों ने अभी कहा है यस सर, तब भी इतनों ने कहा है हाँ हमें याद जी। पेज नंबर कौन सा है? 6। पेज नंबर 6 पे देखे, टैक्सेबिलिटी ऑफ टोटल या टैक्सेबल इनकम, और इसको हमने दूसरा नाम दिया स्कोप ऑफ टोटल या टैक्सेबल इनकम। इनकम विद रेफरेंस टू रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन्स। अ रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड वाइड इनकम, अंडरलाइन करो, subject to agreement for the avoidance of double taxation tax treaty। इधर स्टार्ट में ही बता दिया कि टैक्स ट्रीटी के थ्रू डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जा सकता है। इधर देखे, जो पाकिस्तानी सिटीजन है वो टैक्स किसको पे करेंगे? जब पाकिस्तान आएंगे, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट दोबारा टैक्स मांगेगा तो डबल टैक्सेशन हो जाएगी ना, तो इसको अवॉइड करने के लिए इन दोनों कंट्रीज ने आपस में क्या कर लिया? टैक्स ट्रीटी। समझ में आ रही बात? ये टैक्स ट्रीटी डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए भी किया जाता है, यहां देखो, ठीक है? एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल फॉर हिज पाकिस्तान सोर्स इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। और नॉन रेजिडेंट सिर्फ और सिर्फ कौन से पे? उसकी सिर्फ कौन से पे इनकम पे टैक्स होगी, लेकिन इसको भी एग्जेम्प्ट किया जा सकता है टैक्स ट्रीटी के थ्रू। किसके थ्रू? चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट हो जाए। चाइनीज का है कि जनाब हमारे जो लोग आएंगे पाकिस्तान में काम करने और वहां से पैसे कमाएंगे तो आप उनसे टैक्स नहीं लोगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट का है, ठीक है, तो उनकी पाकिस्तान सोर्स भी क्या होगी? एग्जेम्प्ट। टैक्स ट्रीटी के थ्रू मैंने कहा फॉरेन सोर्स भी एग्जेम्प्ट की जा सकती है, और पाकिस्तान कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है जी। एक्सेप्शंस, लेकिन नॉर्मली रेजिडेंट की वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है और नॉन रेजिडेंट की ओनली पाकिस्तान सोर्स।
सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी, दोनों सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। एक्सेप्शंस क्या है? अ पर्सन शैल बी रेजिडेंट फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस, अंडरलाइन करो क्या होना चाहिए, बट हिज फॉरेन सोर्स इनकम शैल बी एग्जेम्प्ट इन पाकिस्तान इन द फॉलोइंग 4 केसेस। नंबर फर्स्ट क्या है? फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इज एन इंडिविजुअल इफ ही और शी इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ये मैं आपको अपने नोट्स चेक करवा रहा हूँ कि ठीक मैंने लिखे हैं कि गलत, ठीक है, गलतियां निकालनी आपने, सही है ना। टॉपिक तो आपको समझ आ गया है ना, अब आपने क्या पकड़नी है? मेरी मिस्टेक्स, जो गलतियां हैं वो आपने मुझे बतानी है कि सर यहाँ पे आपने गलती की जी। ही और शी इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान ओनली बाय रीजन ऑफ his her employment. He or she did not received his her foreign source income in Pakistan. Or number third, and her stay in Pakistan is not more than 3 years. The foreign source income of a short term resident is exempt in Pakistan. This section is not apply in business established. ऊपर क्या लिखा था? सिर्फ और सिर्फ किस वजह से आया हो? जॉब। अगर पाकिस्तान आके वो यहाँ पे कारोबार शुरू करे, जॉब के लिए भी आया हो, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट भी हो, लेकिन साथ में क्या शुरू करे? कारोबार। ये उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट इज एन इंडिविजुअल if he was non-resident for tax purposes in the preceding 4 years and is resident in the, then his foreign source income in the तो हैंड्स फ्री लगा लो ना, वहां से पता चल आ रही है आवाज जी। अगर वो या तो फॉरेन कंट्री में अपनी सैलरी के ऊपर खुद टैक्स पे कर दे या फिर उसका एम्प्लॉयर पे कर दे। सैलरी एंड, अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चे जो कहते हैं ना सर यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, तो ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली नहीं, यहाँ पे एंड की इंटरप्रिटेशन है और, लेकिन आपने पेपर में एंड ही लिखना है क्योंकि ऑर्डिनेंस में एंड ही लिखा हुआ है भैया, हटाना नहीं। ये बहुत सारे लोग जो है ना गलत पढ़ाते हैं, इधर इस्लामाबाद में भी कहते हैं ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली, नो, दोनों कंडीशन इंडिविजुअल है, दोनों का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप पेपर में लिखोगे तो क्या वर्ड यूज करोगे? एंड के और एंड। इंटरप्रिटेशन पता चल गया ना, बस किसी को बताना नहीं, उनको कहे हाँ ये एंड ही है। वो इंग्लिश वाला मतलब लेते हैं ना कि एंड लगा हो दो कंडीशंस के दरमियान, तो हम कहते हैं ये दोनों साइमल्टेनियसली मीट करने चाहिए। यहां पे एंड का मतलब क्या है? और, लेकिन लिखना हमने क्या है? एंड। सही है, मिटा के और नहीं लिखना, अगर और लिखोगे गलत हो जाएगा, पेपर में लिखोगे तो। सही है ना, और लॉ है ना, लॉ की वर्डिंग हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये जो इससे पहले बातें लिखी हुई है इसको आप आगे पीछे अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, लेकिन एंड और में आप चेंजेस जी। सैलरी अर्न आउटसाइड पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट इफ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स। क्यों लोग समझते हैं कि ये दोनों साइमल्टेनियस? क्योंकि ऑर्डिनेंस ने ये वाली बात नहीं लिखी। कौन सी वाली बात? कि उसने टैक्स फॉरेन कंट्री में पे नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बता दी ये इम्प्लाइड है कि उसने फॉरेन कंट्री में टैक्स अगर ना भी पे किया हो, फिर भी वो अगर 30 जून से पहले पहले पाकिस्तान छोड़ के चला जाए, उसकी फॉरेन सोर्स क्या हो जाएगी? सैलरी क्या हो जाएगी? एग्जैक्ट। टैक्स ट्रीटी, ये तो मैंने आपको बता दिया। टैक्स ट्रीटी शैल बी अप्लाई इन केस ऑफ एनी कंट्राडिक्शन बिटवीन लोकल लॉज एंड
टैक्स ट्रीटी। अब एक और चीज आ गई जो हमने सीखी, अगर कभी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और टैक्स ट्रीटी आमने सामने हो जाए तो हम किसकी बात मानेंगे? हम टैक्स ट्रीटी की बात मानेंगे, हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात नहीं मानेंगे। समझ में आ रही बात? हम फिर किसको मानेंगे? टैक्स ट्रीटी। देखे ना, ऑर्डिनेंस कहता है रेजिडेंट की वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होगी। टैक्स ट्रीटी हुई चाइना के साथ, कहता है जनाब हमारे सिटीजन से न पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स लोगे न फॉरेन। पाकिस्तान स्टेट ने एग्री कर लिया। हम कौन सी बात मानेंगे? टैक्स ट्रीटी। कौन सी? टैक्स ट्रीटी। फिर हम ऑर्डिनेंस की बात को नहीं मानेंगे, फिर हम अपनी रेजिडेंट वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे कि इसकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल हो। जी, टैक्स ट्रीटी शैल बी कंसिडर्ड फॉर फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन एंड पाकिस्तान सोर्स इनकम ऑफ अ foreign source income of a non-resident person is not taxable in Pakistan irrespective of tax treaty। foreign source income तो non-resident की वैसे भी exempt होती है ना? हाँ, non-resident की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? ठीक है जी। अब आप जो है ना करोगे पेज नंबर 7 पे देखे, एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5। ये आपने इसी पे नोट्स के ऊपर आपने टेक करना है, डिफरेंट ऑप्शंस है। ठीक है, ये आपने सॉल्व करके पहले ये टॉपिक रिवाइज करेंगे घर में जाके, फिर ये 4-5 एमसीक्यूज जो है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैंने एक से ज्यादा ऑप्शन, आपने बताना है कि हर एक केस में इस पर्सन की टैक्सेबल इनकम क्या होगी, जो भी रिक्वायर्ड हो वो आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। कल इंशाल्लाह इस चैप्टर की हम सारे पास पेपर्स जो रिमेनिंग पास पेपर्स है वो करेंगे। कल इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा और मंडे को आपका टेस्ट होगा इसी चैप्टर में। ठीक है, कल क्या है? थर्सडे। ठीक है, मंडे को इंशाल्लाह इसमें टेस्ट लेंगे और मे बी फ्राइडे को हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।